Hello everyone, welcome back to the channel. In this video we'll be discussing a new topic and this is permanent membership in United Nations Security Council that abbreviates to UNSC. हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि UNSC के अंदर परमानेंट मेंबरशिप क्या होती है, नॉन परमानेंट मेंबरशिप क्या होती है, किन देशों के पास परमानेंट मेंबरशिप है, इसके क्या मायने हैं, क्या वैल्यू होती है, कौन देश एस्पायर करते हैं, इंडिया की क्या पोजीशन है इसके अंदर, और P5 क्या है, G4 क्या है, बहुत कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आई एम श्योर आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो अंत तक बने रहिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं आखिर ये मुद्दा इस वक्त न्यूज़ में क्यों है। वैसे तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड हर मुद्दा न्यूज़ में बना ही रहता है, लेकिन इस वक्त ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हाल ही में हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने एक बार फिर से इंडिया के उस क्लेम को रीट्रेट किया था, एक बार फिर से उसे दोहराया था कि इंडिया एस्पायर्स टू गेट परमानेंट मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। उन्होंने एक बार फिर से बताया था कि इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू गेट द परमानेंट मेंबरशिप। परमानेंट मेंबरशिप पाने के लिए इंडिया सबसे सुटेबल कैंडिडेट है और इंडिया को मिलना चाहिए। तो एक बार फिर से उन्होंने इसे कैनवास किया था कि कंट्री जो है, हमारी जो कंट्री है वो परमानेंट मेंबरशिप के लिए सबसे ज़्यादा एलिजिबल है। साथ ही अभी यूनाइटेड नेशंस के इस मुद्दे पर यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कहना है कि यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी में रिफॉर्म्स लाए जाएं। एंटनी ब्लिंकन इनका नाम है, ये यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। इनका कहना है कि यूएसए चाहता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म्स लाए जाएं, उसे और भी ज़्यादा इंक्लूसिव बनाया जाए, यानी कि उसमें और भी ज़्यादा नए नए मेंबर्स को इंक्लूड किया जाए और उसकी जो परमानेंट मेंबरशिप है उसमें भी इंक्रीज़ किया जाए, उनकी मेंबरशिप को इंक्रीज़ किया जाए, ये उनका कहना है। तो इसी के कारण एक बार फिर से न्यूज़ में आ गया था। तो एक बार न्यूज़ में आने के कारण फिर से हम एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं, राइट। सबसे पहले हम देखते हैं परमानेंट मेंबरशिप होती क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है क्या। अगर हम ये देखें तो यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी, उसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ऐसे लगभग 6 के आसपास इसके ऑर्गन्स हैं। इसमें जो सबसे सक्सेसफुल और सबसे इफ़ेक्टिव ऑर्गन है वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 15 मेंबर्स हैं। वहीं अगर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करें तो इसमें लगभग 193 मेंबर्स हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो मेंबर्स हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। यूएनएससी के मेंबर्स को 2 भागों के अंदर बांटा गया है। एक तरफ परमानेंट मेंबर्स है और दूसरी तरफ नॉन परमानेंट मेंबर्स, राइट। अब हम देखते हैं परमानेंट मेंबर्स क्या होते हैं और नॉन परमानेंट मेंबर्स क्या होते हैं, राइट। परमानेंट मेंबर्स वो मेंबर्स होते हैं जो परमानेंटली यूएनएससी का हिस्सा बने हुए जब से यूनाइटेड नेशंस का गठन हुआ था। 1945 के अंदर यूनाइटेड नेशंस का गठन हुआ था, तब से ये मेंबर्स यूएनएससी में वो सीट एंजॉय कर रहे हैं, वो हैं परमानेंट मेंबर्स। इनकी संख्या 5 है। वहीं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। हर 2 साल में इनके फिर से इलेक्शन होते हैं और नए मेंबर्स असेंबली में आ जाते हैं, राइट। तो ये केवल 10 हैं। अगर इनकी इलेक्शंस की बात करें तो कोई भी मेंबर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए इलेक्ट नहीं हो सकता, यानी कि फॉर एग्जांपल इंडिया इस साल इलेक्ट हुआ है तो उसे बीच में 2 साल के लिए वो इस सीट को एंजॉय करेगा, फिर बीच में उसे एक ब्रेक देना पड़ेगा और फिर वो एक बार फिर से इलेक्शन लड़ सकता है। यानी कि 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए कोई भी जो देश है वो नॉन परमानेंट मेंबर नहीं बन सकता। और बात करें परमानेंट की तो परमानेंटली वहाँ बने हुए ही हैं जब से यूएन बना है। तो ये अंतर है परमानेंट और नॉन परमानेंट के बीच में। P5 आपको समझ में आया होगा। P5 उन 5 देशों का समूह है जिनके पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबरशिप है। अगर हम परमानेंट मेंबरशिप की खासियत को समझें तो इन देशों के पास वीटो पावर होती है। जो भी परमानेंट मेंबर बनता है
उसके पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर एक ऐसी पावर होती है, ये नेगेटिव वोट की पावर होती है, जिसमें अगर कोई भी रिजोल्यूशन यूएनएससी की फ्लोर पर लाया जाता है और अगर परमानेंट मेंबर्स में से कोई एक मेंबर भी वीटो कर देता है तो वो रिजोल्यूशन आगे डिस्कस नहीं किया जाता, यानी कि एक निगेटिव वोट की तरह फंक्शन करता है। कोई भी एक मेंबर अगर उस वोट को कास्ट कर देता है तो वो रिजोल्यूशन पूरी तरीके से डिसमिस कर दिया जाता है। तो ये बेसिकली इसकी सबसे बड़ी खासियत है, सबसे बड़ी प्रिविलेज है जो परमानेंट मेंबर्स को मिली हुई है, और इसीलिए सारे जो देश हैं वो इस दौड़ में लगे रहते हैं कि उन्हें भी एक बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने का मौका मिले। नॉन परमानेंट मेंबर आपने देखा ये केवल 10 हैं, इनकी संख्या 10 है। ये हर 2 साल के लिए चुनकर आते हैं, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए बन नहीं सकते, इनके पास कोई वीटो पावर नहीं होती है। तो बेसिकली ये केवल स्पेक्टेटर्स ही आप इनको समझ सकते हैं। ये जो P5 का ग्रुप है, इनके आगे इनकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है नॉन परमानेंट मेंबर्स की। तो समय समय पर यूएन के अंदर रिफॉर्म्स की बात उठती रहती है कि समय आ गया है यूएन को रिफॉर्म किया जाए, क्योंकि जब यूएन बना था, यूएन 1945 के अंदर बना था, तो यूएन को जिस तरीके से बनाया गया था ये उस वक्त की कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड रियलिटीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। यानी कि यूएन जब बना था तो जिस तरीके से उसका संगठन बनाया गया था वो उस वक्त की ज़रूरतों को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ा है, वक्त की ज़रूरतें बदली हैं, और ऐसे में यूएन की जो संस्था है, उसका जो संगठन है, उसके अंदर रिफॉर्म्स की मांग बढ़ने लगी है कि एक बार इसे रिफॉर्म किया जाए और इसे और भी ज़्यादा जो है सुटेबल बनाया जाए, इस वक्त की रियलिटीज़ के हिसाब से बनाया जाए। तो समय समय पर ये मांग उठती आई है कि यूएनएससी की जो मेंबरशिप है उसे इंक्रीज़ किया जाए, राइट। परमानेंट मेंबर्स को इंक्रीज़ किया जाए, नॉन परमानेंट मेंबर्स की संख्या को भी इंक्रीज़ किया जाए, ताकि जो कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड है, आज की जो दुनिया है, उसकी रियलिटीज़ अच्छे तरीके से इस संस्था के अंदर रिफ्लेक्ट हो सके। क्यों रिफ्लेक्ट करनी है? क्योंकि यहाँ पूरी दुनिया के देश मिलते हैं और ये बहुत सक्सेसफुल है, यहाँ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव निर्णय लिए जाते हैं। इसी कारण जो है समय समय पर इसके रिफॉर्म करने की इसकी मांग उठती रहती है। अब आगे हम इसकी मेंबरशिप को देखें तो रिफॉर्म्स की जो डिमांड है वो तो उठती हैं, लेकिन P5 में से कोई भी देश नहीं चाहता कि यूएनएससी के अंदर परमानेंट मेंबर्स की सीट बढ़े, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनकी ये जो प्रिविलेज्ड पोजीशन है ये किसी और को मिले। ये खुद में ही इसे एंजॉय करना चाहते हैं, ना इसको ख़त्म करना चाहते और ना ही किसी और को देना चाहते। हर एक मेंबर ये कॉन्फिडेंट है कि उनमें से कोई एक ये जो डिमांड है, इस डिमांड को टॉर्पीडो कर ही देगा, यानी कि इस डिमांड के विरुद्ध चला ही जाएगा। इस वक्त यूएस इंडिया को सपोर्ट करता है, यूएस इंडिया के फेवर में डालता है कि हाँ इंडिया को वीटो मिलना चाहिए, लेकिन अंदर से यूएस भी नहीं चाहता कि इंडिया को वीटो मिले। वो सिर्फ इंडिया एक डिप्लोमेसी के कारण इंडिया को सपोर्ट करता है, और यूएस को पता है कि अगर वो सपोर्ट कर रहा है लेकिन उन 5 में से कोई एक तो हो ही जाएगा जो इसके खिलाफ, इंडिया के खिलाफ चला जाएगा, तो सबके इंटरेस्ट को सर्व कर ही देगा। तो हर एक मेंबर कोई सा भी नहीं चाहता, इन 5 में से कोई भी नहीं चाहता कि यूएनएससी की जो मेंबरशिप है वो बढ़े, ख़ासतौर पर परमानेंट मेंबरशिप किसी और को वीटो मिले, राइट। क्योंकि हर एक जो मेंबर है वो कॉन्फिडेंट है कि उनमें से कोई एक तो इस डिमांड के खिलाफ चला जाएगा, वीटो कर ही देगा, राइट। अब वीटो कंट्रोवर्सी है क्या? आखिर ये वीटो इतनी कंट्रोवर्सी में क्यों रहता है? आपने पीछे समझा वीटो क्या होता है, एक नेगेटिव वोट होता है। ये हर एक मेंबर को एक प्रिविलेज्ड पोजीशन देता है दुनिया के अंदर। आप इसकी जो स्टेटस है, ये स्टेटस सिंबल बहुत ज़्यादा स्टेटस सिंबल के रूप में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, राइट। तो वीटो जो है इट गिव्स ऑल परमानेंट मेंबर्स अ प्रिविलेज्ड पोजीशन। यूएनएससी के अंदर एक प्रिविलेज्ड पोजीशन देता है। ब्रिटेन की बात करें तो जब यूएन की स्थापना की जा रही थी तो एक बार ऐसी डिमांड भी उठी कि वीटो को रहने देते हैं, सिर्फ यूएनएससी बना लेते हैं, इन परमानेंट मेंबर्स को वीटो ना दिया जाए। तो ब्रिटेन ने कहा था कि ईदर हैव यूएनएससी विद वीटो, या तो यूएनएससी बनेगी तो वीटो से ही बनेगी, या फिर यूएनएससी ही नहीं बनेगी। अगर सिक्योरिटी काउंसिल बनानी है तो वीटो दो, नहीं तो वीटो नहीं दे सकते तो सिक्योरिटी काउंसिल भी मत बनाओ। इंडिया का जो डिप्लोमेट था उसने उस वक्त कहा था
कि इट इज़ बेटर टू हैव इम्परफेक्ट यूएन देन नो यूएन। एक इम्परफेक्ट यूएन, यहाँ इम्परफेक्ट यूएन क्यों कहा गया है? क्योंकि ये पूरी तरीके से बायस्ड है, इसकी मेंबरशिप पूरी तरीके से बायस्ड है। एक तरफ आप दुनिया के उन 5 अमीर देशों को पूरा का पूरा जो है परमानेंट मेंबरशिप दे रहे हैं, उन्हें इतनी ज़्यादा पावर्स दे रहे हैं, दूसरी तरफ इतने सारे देश हैं दुनिया के, वो रिप्रेजेंट ही नहीं हो पा रहे हैं। आप बायस्ड है पूरी तरीके से इस बात से ही समझ सकते हैं कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, इन दोनों कॉन्टिनेंट से एक भी मेंबर यूएनएससी का हिस्सा नहीं है, लेकिन यूरोप से 2 मेंबर, यूरोप एक छोटा सा कॉन्टिनेंट है, इससे 2 मेंबर यूएनएससी के हिस्से बन गए। और अफ्रीका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट, लैटिन अमेरिका, इन दोनों कॉन्टिनेंट से एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वहाँ पर एक भी देश उसका मेंबर नहीं है। तो इतना बायस्ड है यूएन। तो इंडिया ने कहा था चलो इम्परफेक्ट यूएन इज़ बेटर देन नो यूएन, ना से कुछ सही, ये इंडिया का कहना था। वीटो डिप्लोमेसी के अंदर बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है, डिप्लोमेटिकली वीटो पावर का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। वेस्ट इसका प्रयोग, वेस्ट से यहाँ हम किसके बारे में कह रहे हैं? यूएसए के बारे में कह रहे हैं। वेस्ट इसका प्रयोग बहुत जगह करता है। कैसे? जब भी इजराइल को प्रोटेक्ट करना हो पैलेस्टीनियन क्वेश्चन पर, जब भी पैलेस्टीन का क्वेश्चन यूएनएससी के सामने आता है, यूएस वीटो कर देता है और इजराइल उसमें इजराइल को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर लेता है। और साथ ही जब भी उसे सैंक्शंस को प्रिवेंट करना हो, किसके ऊपर? अपार्थीड रेजीम इन साउथ अफ्रीका की जो अपार्थीड रेजीम है, जब भी दुनिया उस पर सैंक्शंस लगाने वाली होती है, वेस्ट वीटो कर देता है और वो सैंक्शंस पर नहीं लग पाते। तो यहाँ पर डिप्लोमेसी के तौर पर वीटो का प्रयोग किया जाता है। रशिया की बात करें तो रशिया भी बहुत ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा बार वीटो रशिया ने ही उसका प्रयोग किया है। वीटो का 120 टाइम्स रशिया वीटो का प्रयोग कर चुका है। रशिया ने ये वीटो पावर इंडिया के फेवर में बहुत बार काम में लिया है, चाहे वो कश्मीर के मुद्दे पर हो या 1971 के अंदर जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था, उसके अंदर भी रशिया ने ही जो रिजोल्यूशन था उसे वीटो करके इंडिया को बचाया था। तो ऐसा डिप्लोमेसी में बहुत ज़्यादा प्रयोग में आता है। अगर ब्रिटेन और अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन या अमेरिका, तो आगे हम इस उम्मीद में बिल्कुल भी ना रहें कि ब्रिटेन या अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में वीटो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हर बार पास्ट हिस्ट्री हमने देखी है, पाकिस्तान के पक्ष में बहुत बार इन्होंने अपना वीटो का इस्तेमाल किया है। तो आगे भी अगर आज यूएस हमारे करीब है तो हो सकता है आगे इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये जो एडवर्सरीज़ हैं ये हमारे बीच एक बार फिर से पुरानी एडवर्सरीज़ आ जाएं। नेगेटिव वोट का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ वो काम में ले, ऐसा इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, राइट। चाइना की बात करें तो चाइना इंडिया के एफर्ट्स को ब्लॉक करने में बहुत बार इसका इस्तेमाल कर चुका है, राइट। इंडिया ने बहुत बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पाकिस्तान के बहुत सारे टेररिस्ट को सैंक्शन लिस्ट में डालने के लिए बहुत बार रिजोल्यूशन लाया इंडिया, लेकिन हर बार चाइना ब्लॉक कर देता है। सो वी कैन बी श्योर ऑफ चाइनीज़ हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स अस फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय से चाइना से क्या हॉस्टिलिटी चलती आ रही है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वीटो किस तरीके से दुनिया में हमारी स्थिति को, दूसरे देशों की डिप्लोमेसी को, कैसे इंटरनेशनल स्फीयर में अपने इंटरेस्ट को सिक्योर किया जाए, सिर्फ ये एक निगेटिव वोट की पावर के दम पर इतना सब कुछ किया जाता है, राइट। तो इसीलिए हर देश एस्पायर करता है कि उसे भी वीटो पावर मिले, यूएनएससी के अंदर परमानेंट मेंबरशिप मिले। प्रॉब्लम्स क्या है? तो क्या दिक्कत है अगर ज़्यादातर देशों को ये पावर दे दी जाए? दिक्कत ये है कि ये जो P5 मेंबर्स हैं, P5 मेंबर्स कभी भी इसे सपोर्ट नहीं करेंगे। वो कभी नहीं चाहते कि किसी नए परमानेंट मेंबर को वीटो पावर कन्फर की जाए। दे आर फर्मली अपोज टू दिस। तो इन्हें क्यों दी गई? जब यूएन बना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, राइट। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसीलिए यूएन को बनाया गया था ताकि थर्ड वर्ल्ड वॉर को प्रिवेंट किया जाए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के जो ये देश थे, विक्टर कंट्रीज़ थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, उन कंट्रीज़ को वीटो पावर इसीलिए दिया गया ताकि जो अगर वो साथ रहे तो वर्ल्ड वॉर प्रिवेंट किया जा सकता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएन का गठन किया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें वॉर प्रिवेंट करना था। और वॉर प्रिवेंट कैसे किया जाए? जब ये लड़ने वाले देश साथ आ जाएं। ये लड़ने के बजाय साथ आकर काम करेंगे तो वॉर खुद नहीं होगा।
तो इन देशों को साथ कैसे लाया जाए, तो इनको एक यू कैन से पर्क की तरह दिया गया, एक चॉकलेट की तरह दिया गया इनको मनाने के लिए, वीटो, राइट। नहीं तो ये साथ नहीं आते। आज अगर वीटो को एबलिश कर दोगे तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगी, ये कोई सा भी मेंबर साथ नहीं रहेगा। सबसे बड़ा कारण यूएनएससी में अगर ये भरोसा जता रहे तो ये वीटो पावर ही है, और ये किसी और को देना नहीं चाहते, राइट। सो इवन इफ नाउ द प्रपोजल इज टू ऐड नॉन परमानेंट मेंबर, आज भी अगर कोई नॉन परमानेंट, अगर हम इनके सामने ये प्रपोजल रखें कि हमें एक नया नॉन परमानेंट मेंबर लाना है तो ये तुरंत हाँ कर देंगे। लेकिन अगर ये प्रपोजल रखें कि हमें एक नया परमानेंट मेंबर लाना है तो ये उसके लिए कभी राज़ी नहीं होंगे, कभी खुश नहीं है कि किसी नए देश को परमानेंट मेंबरशिप मिले, क्योंकि ये अपनी प्रिविलेज पोजीशन खोना नहीं चाहते, किसी नए को देना नहीं चाहते, इन्हें समय पर मिल गई उस वक्त, राइट। आगे अगर G4 के बारे में देखें तो G4 उन देशों का समूह है, या आप समूह नहीं कह सकते, उन देशों को एक नाम दिया गया है G4 जो यूएनएससी के अंदर परमानेंट मेंबरशिप की रेस में सबसे आगे हैं। इसमें सबसे पहले अपने इंडिया का नाम आता है, फिर जापान है, ब्राज़ील है, जर्मनी है। लेकिन इन देशों के आगे बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स हैं। क्या ऑब्स्टेकल्स हैं? अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे लिए सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल है पाकिस्तान, राइट। पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिले, साथ ही चाइना कभी नहीं चाहेगा। जापान की बात करें तो चाइना कभी नहीं चाहेगा जापान को परमानेंट मेंबरशिप मिले, दोनों एडवर्सरीज हैं। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील के बहुत सारे रीजनल ओपोनेंट्स हैं, अब उसके आसपास बहुत सारे दुश्मन हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी को अपोज करता है इटली। इटली का कहना क्या है, इटली क्यों अपोज करता है, तो एक बहुत ही अलग सा आर्ग्यूमेंट देता है इसके केस में। इटली का ये कहना है कि अगर आप जर्मनी को देते हैं, अगर आप जापान को परमानेंट मेंबरशिप देते हैं, अगर आप जर्मनी को देते हैं, तो एक्सेस पावर के देशों में से तो बस इटली ही रह जाएगा, क्योंकि एक्सेस पावर में तीनों ही देश थे उस वक्त वॉर के समय। तो इटली नहीं चाहता कि उस ग्रुप से अकेला मैं बचूं जिसके पास परमानेंट मेंबरशिप ना रहे, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ जर्मनी को भी ना मिले, जापान को भी ना मिले, इन तीनों में से किसी को ना मिले। तो ये एक अजीब सा आर्ग्यूमेंट इटली द्वारा दिया जाता है। इंडिया के कैंडिडेचर को देखें कि इंडिया खुद को कैंडिडेट के तौर पर एलिजिबल क्यों मानता है, तो सबसे बड़ा तर्क हम यही देते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हम पॉपुलेशन वाइज एक बहुत बड़े देश हैं, उसके अलावा हमारी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, हम जो है यूएन चार्टर जो है उसके अंदर जितने भी ये पीस कीपिंग फोर्सेस हैं उन सभी में हम कंट्रीब्यूशन देते हैं, यूनाइटेड नेशंस के फंड्स के अंदर हम अपनी तरफ से कभी भी डिले नहीं करते, उसमें कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो यही सब तर्क इंडिया द्वारा दिया जाता है। लेकिन अगर इंडिया को यूनिवर्सल सपोर्ट मिल भी गया, यानी दुनिया के ज़्यादातर देश इंडिया के सपोर्ट में आ भी गए कि हाँ इंडिया को वीटो दे दो, फिर भी इसकी बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि इंडिया को अकेले वीटो मिलेगा यूएनएससी में, इसकी बहुत कम पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा यही है कि अगर इंडिया को दिया गया तो आसपास के 2-4 देशों को और भी दिया जाएगा, यानी कि अगर इंडिया को दिया गया तो हो सकता है साउथ अफ्रीका को भी दिया जाए, जापान को भी दिया जाए, तो इट विल बी लाइक अ पैकेज डील, एक पैकेज डील की तरह होगा। अकेले इंडिया को वीटो मिलना बहुत कम पॉसिबिलिटी है, साथ में कुछ देशों को दिया जाएगा ऐसी उम्मीद जताई जाती है। बहुत कुछ सजेस्ट भी किया जाता है कि जो एस्पायरिंग देश हैं उन्हें अगर परमानेंट मेंबरशिप चाहिए तो दे विल हैव टू एक्सेप्ट इट विदाउट वीटो, बिना वीटो के ले लो, वीटो लेना ज़रूरी है क्या, ऐसा सजेस्ट किया जाता है यूएनएससी के अंदर, राइट। और साथ ही एक बात और जो सजेशन दिया जाता है, जो प्रपोज़ल दिया जाता है कि कोई भी आजकल तो रिजोल्यूशन को अगर कैंसिल करना हो, कोई भी रिजोल्यूशन पे अगर कोई एक देश 5 में से कोई एक देश वीटो कर देता है तो वो रिजोल्यूशन डिसमिस हो जाता है। तो ऐसे कहा गया इस वीटो का जो स्टेटस है उसको थोड़ा कम करते हैं, अब इसको एक देश की जगह 2 देश कर देते हैं, राइट। कोई भी 2 मेंबर अगर वीटो कर दे तो वो रिजोल्यूशन जो है वो डिसमिस होगा, 2 देश कर देते हैं इसको। ऐसा अभी सजेशन है, ऐसा कुछ अभी आया नहीं है इन प्रैक्टिस। अब यूएनएससी के जो चार्टर है, यूएन का जो चार्टर है उसको कैसे अमेंड किया जाता है। यूएन चार्टर बेसिकली यूएन का कॉन्स्टिट्यूशन आप इसे कह सकते हैं। इसे कैसे अमेंड किया जाता है अगर हम ये देखें तो यूएन चार्टर पिछली बार 1960 के अंदर अमेंड हुआ था।
राइट। क्यों अमेंड हुआ था? क्योंकि हमें उस वक्त मेंबरशिप बढ़ानी थी यूएनएससी की। यूएनएससी के अंदर शुरुआत में 11 देश थे, जिसमें से 5 परमानेंट और 6 नॉन परमानेंट थे जब यूएन बना था 1945 में। 1960s में उसकी मेंबरशिप को बढ़ाया गया, राइट। 60s में क्या किया गया, जो परमानेंट मेंबर्स हैं उन्हें तो 5 ही रखा गया, लेकिन नॉन परमानेंट मेंबर्स की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई, राइट। और ये टोटल हो गए 15 मेंबर्स। पहले 11 हुआ करते थे, 5 + 6, 5 परमानेंट + 6 नॉन परमानेंट, 11 मेंबर्स। 1960s में अमेंडमेंट लाया गया और इस नॉन परमानेंट मेंबर्स की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई और टोटल मेंबरशिप 15 हो गई, राइट। तो लास्ट ईयर 1960s में अमेंड हुआ था। यूएन का चार्टर अगर अमेंड करना हो तो इट शुड रिक्वायर कंसेंट ऑफ 2/3 मेंबर्स। जितने भी मेंबर्स हैं 2/3 मेजॉरिटी चाहिए उनकी, और साथ ही सारे P5 की भी कंसेंट चाहिए। इन सारे परमानेंट मेंबर्स का कंसेंट भी उसमें ज़रूरी होता है, राइट। कितना डिफ़िकल्ट है उस चार्टर को अमेंड करना, आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जब यूएन बनाया गया था उस वक्त, तो यूएन के चार्टर में आर्टिकल 107 के अंदर एनिमी क्लोज रखा गया था। एनिमी क्लोज बेसिकली उन देशों से संबंधित चीज़ें उसमें रखी गई थी जो युद्ध में एनिमी साइड में थे, यानी कि एक्सेस पावर्स। जर्मनी, इटाली, जापान से का क्या स्टेटस रहेगा यूएन के अंदर, इससे रिलेटेड सारी बातें एनिमी क्लोज में रखी गई थी। आज जर्मनी, इटाली, जापान दे आर हैविंग वेरी क्लोज मिलिट्री टाइज विद यूएस। जो भी विक्टर्स थे उस वॉर के, उनके साथ आज बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो एनिमी क्लोज है आज भी यूएन के चार्टर में है, उसे अमेंड नहीं किया गया, इसको नहीं हटाया गया, राइट। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट है यूएन चार्टर को अमेंड करना। कुछ एक्सपर्ट्स ये सजेस्ट करते हैं कि अब ये परमानेंट नॉन परमानेंट की लड़ाई को ख़त्म करके एक नई जो राह है उसे पकड़ी जाए, एक नई राह निकाली जाए, वो है सेमी परमानेंट मेंबर्स। एक नई कैटेगरी बना दी जाए सेमी परमानेंट मेंबर्स की। ये 8 से 10 साल के लिए चुने जाएंगे और ये री इलेक्ट किए जा सकते हैं, राइट। इनको री इलेक्शन की भी हम परमिशन दे सकते हैं। तो इंडिया भी कहता है कि हाँ चलो, इंडिया इज़ ऑल्सो सीरियस ऑन दिस प्रपोजल। इंडिया भी कहता है एक बार हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, राइट। तो इंडिया, जो अभी मैंने बताया कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये सजेस्ट करते हैं कि ये एस्पायरिंग कंट्रीज़ को परमानेंट मेंबरशिप विदाउट वीटो एक्सेप्ट करना चाहिए। इंडिया का इस पर कहना है कि वी शुड नॉट एक्सेप्ट दिस सेकंड क्लास स्टेटस। हमें ये सेकंड जो क्लास स्टेटस है बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर परमानेंट मेंबरशिप मिलेगी तो वीटो के साथ ही मिलेगी, चाहे 8-10 साल के लिए ही मिले, बट विद वीटो, राइट। क्योंकि वहाँ पर परमानेंट मेंबरशिप का असली खेल तभी है जब वीटो हो। बिना वीटो के इट इज़ जस्ट लाइक नॉन परमानेंट। इन दिस माय व्यू पॉइंट इज़, किसी भी मिरेकल से, अगर किसी चमत्कार से हमें वीटो मिल जाता है, परमानेंट मेंबरशिप मिल जाती है, हाल फिलहाल में मिलती दिख नहीं रही क्योंकि बहुत सारे जो दावेदार हैं वो खड़े हो रहे हैं। अगर मिल जाती किसी भी तरीके से, चाहे बिना वीटो के ही मिले, वी शुड ग्रैब इट। चाहे बिना वीटो के मिले, वी शुड ग्रैब इट, बिकॉज दिस विल बी ट्रमेंडसली हेल्पफुल इन प्रोटेक्टिंग आवर इंटरेस्ट। इंटरनेशनल स्फीयर में अपने इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करना अल्टीमेट गोल होता है। कोई ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन, वॉर, पीस, इससे रिलेटेड कोई मुद्दा नहीं होता वहाँ पर। नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर करना सबसे बड़ी बात होती है। तो चाहे वीटो मिले ना मिले, अगर हमें परमानेंट मेंबरशिप मिल रही है किसी भी तरीके से, तो वो लेना भी सही है, बिकॉज किसी ना किसी तरीके से हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को तो सिक्योर कर ही लेंगे। और धीरे धीरे एक बार परमानेंट मेंबरशिप विदाउट वीटो मिले, फिर धीरे धीरे एक बार फिर से इंडिया जो है रिफॉर्म्स उसके अंदर करवा के डिप्लोमेटिकली उसे वीटो की तरफ भी हम चलेंगे। सो देयर मस्ट बी नो इल्यूजन ऑन हाउ स्टेट्स व्यू मेंबरशिप। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसमें हमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर वो जो स्टेट्स हैं, जो परमानेंट स्टेट्स हैं, वो खुद की मेंबरशिप को किस नज़रिए से देखते हैं। वो वहाँ पर कोई ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, कोई भी वहाँ पर वॉर, पीस, इस सब के लिए नहीं है।
सब वहाँ पर अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए बैठे हुए हैं। हमें भी कुछ अलग नहीं करना चाहिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करना चाहिए, फिर चाहे वो परमानेंट मेंबरशिप से हो या नॉन परमानेंट मेंबरशिप से। हमारा जो अल्टीमेट मकसद है वो यही होना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को, समझने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, and thank you for watching the video.